हाँ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का लॉस। हाँ जी, बोलिए बोलिए। कैसे बाहर बढ़िया इसी में बैठे हो या मजे से। हाँ जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, हमने स्टार्ट किया था और एक बार उसका हल्का सा बेसिक रिवीजन भी कराया है ना। और स्टार्टिंग करने से पहले मैंने जितना भी प्रोबेबिलिटी का पहले का लॉजिक है ना, वो भी आपको सारा रिवाइज करा दिया था। हाँ जी, मैंने ना आपको पीछे का भी पीरियड का पूरा जो लॉजिक था आपका प्रोबेबिलिटी का, पीछे का भी सारा आपको रिवीजन कराया था है ना, तो वो आपको याद रहना चाहिए। उसी के बेसिस पर हम आगे चलने वाले हैं। 12th की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थी आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना। सो कहते हैं A/B। बी को हमने क्या कहा था, बी तो हो ही रहा है ना। बी को क्या कहते हैं, गिवन दैट या फिर नोन दैट भी कह देते हैं ना। तो बी तो हो रहा है, ए वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे, तो इसका आंसर क्या बन गया था एक तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही हमारी कहलाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बी तो हो रहा है, ए वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई। सिंपल सा लॉजिक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगली एक्सरसाइज जो है वो भी इसी पर बेस्ड है। दोनों एक्सरसाइज में आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो डिस्कस करेंगे एक बार है ना। तो कुछ कैसे क्वेश्चन कहते हैं वो भी थोड़ी देर में ले लेंगे ना, थोड़ी देर में, थोड़ी सी रुक स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, बताएंगे ना। पहली एक्सरसाइज हम कर रहे थे, क्वेश्चन कौन सा करना है हमें स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान है, आप आंसर देते जाएंगे और मैं लिखता जाऊंगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं और हमने कहा था इसमें जो हेडिंग है वो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक वैलिड है ना। तो इसमें हमें से निकलवा रहे क्वेश्चन नंबर 7 में वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बटे एफ। फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ये आप जानते हो फॉर्मूला ए और बी का। मैं एक बार पढ़ता हूँ क्वेश्चन को, फिर आप जरा डिस्कस करेंगे। ये कहने दो कॉइन को टॉस किया गया, पहले दो कॉइन टॉस करते ही टोटल ऑप्शन कितने आएंगे आपके दिमाग में, 4 ऑप्शन आएंगे। कौन कौन से भाई, या तो हेड हेड होगा, या हेड टेल होगा, या टेल हेड होगा, या फिर क्या होगा हमारा टीटी होगा। 4 ऑप्शन आपके दिमाग में आ जाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस, और इसका कोई 2 पार्ट में डिवाइडेड। पहले कह रहे हैं ई है ना, ई वाली बात कर रहे हैं। और देखिए सबसे पहले हम किसमें सोचेंगे, इसमें एफ के बारे में सोचते हैं। तो ई के बारे में बाद में जाऊंगा, पहले मैं एफ के बारे में सोचूंगा है ना। एफ के बारे में कह रहे हैं 1 कॉइन शो हेड। हाँ जी, इसमें 1 कॉइन शो हेड वाले कितने केस होंगे, 1 कॉइन शो हेड एस टी और क्या आएगा टी एच। एक कॉइन पर हेड होना चाहिए है ना। 1 कॉइन शो हेड, केवल 2 ही ऑप्शन होंगे हमारे पास, एस टी और टी एच। 1 कॉइन है ना, 2 कॉइन की बात नहीं कर रहा है। अब इसमें देखो आसान तरीका क्या है, इसमें वो वाला सैंपल स्पेस देखो जो ई वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हो। ये कह रहे हैं टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, ये तो दोनों में ही है। तो देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ई इंटरसेक्शन एफ का आंसर भी क्या होगा एक तरीके से, यही तो होंगे दोनों ऑप्शन, एस टी और यहाँ से टी एच। अब मैं आंसर के तौर पे बात करूं तो ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/4, नीचे प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/4, और आंसर क्या बन गया इसका। बात क्लियर है मेरी थोड़ी नहीं, पर ध्यान रखना पहले इसमें सोचिए एफ के सैंपल स्पेस। अब एफ के जो सैंपल स्पेस है एच एस 1 कॉइन शो, को लैंग्वेज पे ध्यान रखना, 1 कॉइन शो हेड। अब ये 4 सैंपल स्पेस हैं जिसमें एक पॉइंट पर हेड होना चाहिए, कितने सैंपल स्पेस आएंगे यहाँ से देख के बताओ। नहीं ये कहना 1 कॉइन, ध्यान रखना साफ कह रहा है
तो आप लैंग्वेज पे फोकस करेंगे। ये कह रहे हैं 1 कॉइन पर हेड आना चाहिए, दोनों कॉइन पे हेड की बात ही नहीं कर रहा ना, एटलीस्ट 1 हेड कह रहा होता ना तो हम ये वाला केस भी लिख के चलते। 1 कॉइन शो हेड, तो केवल 2 ही केस है हमारे, है ना, और ये दोनों ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2/4 नीचे भी क्या हो गया, 2/4 1। देखेंगे आंसर बना है क्या आंसर इसका। एक बार क्लिप लगा लीजिए, कुछ पेन लगा करके आंसर चेक कर दे जाएंगे, है ना, बहुत आसान है, जल्दी अंदर निकल के आते हैं, इसमें टाइम लगता है याद लगाने में। आपको चाहिए क्लियर है सीधा। चलिए नेक्स्ट आते हैं एफ वाला केस। देखो पहले एफ बारे में सोचिए। एफ वाले में कह रहे हैं नो हेड एपियर, नो हेड एपियर, यानी कौन सा केस हो गया, टी टी। अब इसमें हम सोचेंगे ई इंटरसेक्शन एफ वाला, यानी कि इसमें जो ई वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। नो टेल एपियर, नो टेल एपियर तो कुछ होगा ही नहीं, नो कोई आएगा ही नहीं। तो एक तरीके से इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 0/4। नीचे कितनी आएगी, 1/4, मगर आंसर क्या आ जाएगा फाइनली 0 बन जाएगा। भाई दीवान समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये आपको क्लियर है, से पूछूं क्लियर है, बात कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें प्रेशा आपको केशव, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इसी चल रहे हैं ना, पहले इसके बारे में सोचो, फिर इसमें ये ई वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, और ऊपर प्रोबेबिलिटी इसके इंटरसेक्शन की, नीचे टोटल की, आंसर आ जाता है ना। चलिए कोई भी दिक्कत है तो डिस्कस करेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ देखेंगे आंसर सेकंड जीरो होगा उसका, सेकंड जीरो आंसर है। चलिए बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर, और ध्यान रखना हेडिंग जो है ये 9 क्वेश्चन तक वैलिड है, तो हेडिंग को मैं नहीं हटा रहा हूँ, यानी हमें हर बार E/F की ही प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचते रहेंगे, निकालना हमें यही है। 9 क्वेश्चन तक जो हेडिंग है वो E/F का ही है। फिर एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, एक बार आप फिर डिस्कस करेंगे। पहले तो टोटल सैंपल स्पेस के बारे में सोचेंगे। ये कह रहे हैं ए डाई इज थ्रोन, देखिए क्वेश्चन मुश्किल हो गया एक तरीके से, आप थोड़ा सा इसमें ज्यादा सोचना होगा आपको, कि डाई को थ्रो किया गया है 3 टाइम्स। हाँ जी पहले बताओ टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे, हैं जी 216, है ना। एक बार को फेंकने पे क्या होता है 6 की पावर 1, यानी कि 6 ऑप्शन होते हैं। 2 बार फेंकने पे क्या होता है 6 की पावर 2, यानी कि 36 ऑप्शन होते हैं। 3 बार फेंकने पर 6 की पावर 3, यानी कितना हो गया 216, 216 आउटकम्स बनेंगे। मगर 36 सैंपल स्पेस तो मैं एक बार को चलो लिख नहीं सकता था, पॉसिबल है लिख पाना, मगर 216 सैंपल स्पेस तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्लासेस में निकल जाएगी काफी, तो आपको भी नहीं लिखने। अब कैसे सोचेंगे, मेरा तरीका जो है वो बहुत इसमें सक्सेसफुल आपको काम करेगा। पहले हम एफ के बारे में सोचेंगे, एफ के बारे में सोचेंगे और बताएंगे मेरा कौन सा सैंपल स्पेस लिखने वाला हूँ। मेरा 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, अब वो लिखना पॉसिबल है मेरे लिए, है ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 5 1, फिर कितना हो जाएगा 6 5 2, फिर कितना हो जाएगा 6 5 3, फिर हो जाएगा 6 5 4, फिर हो जाएगा 6 5 5, और फिर हो जाएगा 6 5 6। पहली बात क्लियर है, पहले पे 6 होना चाहिए, दूसरे पे 5 होना चाहिए, तो कंडीशन क्या थी, अरे लास्ट में केवल ये 6 ऑप्शन ही तो बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं एफ की बात करूं तो नीचे प्रोबेबिलिटी क्या आने वाली है 6/216। ये बात तो बड़ी क्लियर है, नीचे की बात तो क्लियर हो गई। अब इसमें वो वाली कंडीशन देखो जो ई वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता हो। ये कह रहे हैं 4 appears on third toss, यानी कि इंटरसेक्शन में क्या आंसर आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला इंटरसेक्शन में बनेगा, क्योंकि जो एफ में नहीं है वो इंटरसेक्शन में कैसे आ सकता है ना। तो इंटरसेक्शन में क्या आएगा 4 appears on third toss, यानी कि ऊपर क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी 1/216, 216 से 216 खत्म, आंसर आ गया 1/6। एक बार देखेंगे कुछ आंसर है 1/6 क्या, चलिए कोई कंफ्यूजन इसमें रहा भी है ना। तो इसमें 216 सैंपल स्पेस के बारे में नहीं सोच सकते थे, तो हमने पहले एफ के बारे में सोचा और एफ में ई वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर। चलिए करिए, कोई कंफ्यूजन है तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9, और 9 तक हेडिंग यही चल रहा है, इसलिए मैं हेडिंग को नहीं हटा रहा है ना। ये 9 क्वेश्चन जो हेडिंग है वो 9 क्वेश्चन तक वैलिड है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन चेंज हो गया है इसलिए मैं क्वेश्चन को हटा रहा हूँ यहाँ से। क्लियर है मेरी बात, हटा क्वेश्चन नंबर 9। आसान है, फिर आप पढ़ेंगे अच्छे से लैंग्वेज को और बताएंगे कैसे कर सकते हैं।
बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं मदर फादर एंड सन। तो मदर के लिए मैंने M ले लिया, फादर के लिए F ले लिया और सन के लिए मैंने S ले लिया। पहली बात तो देखिए, और सब तो बाद में सोचेंगे, पहले सैंपल स्पेस के बारे में सोचना होगा, जब भी तो उसमें से हम निकाल पाएंगे। हाँ जी, इसके सैंपल स्पेस बनाने वाला हूँ। मदर फादर सन और एक पिक्चर अपना एक ले रहे हैं, तो उसके क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं भाई। ये हो सकता है कि मदर है, फादर है और सन है, मदर फादर आ गए और सन, मदर सन आ गया और फादर, या स्टार्टिंग फादर से हो रही है, तो यहाँ पे क्या हो गया मदर और सन, फादर मदर और सन, फादर सन, और यहाँ से क्या हो गया मदर स्टार्टिंग सन से हो रही है। ये तरीका बहुत आसान तरीका है, वरना वैसे बनाओगे आपको काफी सोचना पड़ेगा, गलत भी हो सकता है। सन फादर और क्या आ गया मदर, सन मदर और यहाँ क्या फादर। मैंने समझा ये क्या बनाया मैंने, ये भाई 3 लोग खड़े हैं मदर फादर और सन, उनके ऑप्शन क्या हो सकते हैं खड़े होने के। भाई ये हो सकता है पहले मदर हो, फिर फादर हो, फिर सन हो। ये हो सकता है मदर हो, सन हो, फिर लास्ट में फादर हो। यही तो ऑप्शन बनेंगे ना। और बनाना बहुत आसान था मेरे लिए। स्टार्टिंग मदर से ली, स्टार्टिंग फादर से ली, स्टार्टिंग सन से ले ली मैंने, और ये ऑप्शन बना दिए। और टोटल ऑप्शन कितने बने पहले तो वो काउंट करेंगे, मदर फादर और सन, फिर मदर सन और फादर, फादर मदर एंड सन, फादर सन एंड मदर, सन फादर मदर सन मदर एंड फादर। भाई टोटल काउंट करेंगे कितने हो गए ऑप्शन, ये 6 ऑप्शन हो गए है ना। प्रॉपर्टी क्या निकालनी थी, E/F। पहले इसमें F वाले सैंपल स्पेस सोचेंगे। F वाले सैंपल स्पेस कह रहे हैं फादर इन मिडिल, इनमें वो सैंपल स्पेस ढूंढिए जिसमें फादर इन मिडिल है। एक ये और क्या हो गया यू, बिल्कुल सही। तो नीचे प्रॉपर्टी कितनी आ गई 2/6 है ना। बात क्लियर है, नीचे प्रॉपर्टी कितनी हो गई 2/6। अब ये दो सैंपल स्पेस में ही ढूंढना, ध्यान रखना, अब कहीं और ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। ऊपर कंडीशन क्या ले रहे हैं इसमें, सन ऑन वन एंड, देखिए आप ना वन एंड की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कह रहे कि लेफ्ट हैंड में है राइट हैंड में है, तो ये दोनों ही उस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में कितना आ गया 2/6। तो आंसर क्या बन जाएगा इसका 1। बात क्लियर है मेरी। सन ऑन वन एंड यानी कि दोनों ही में सन ऑन वन एंड है, इसमें राइट हैंड में, इसमें लेफ्ट हैंड में, तो दोनों ही ये वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऊपर कितना आ गया 2/6, नीचे भी 2/6, आंसर हो गया इसका 1। देखेंगे आंसर 1 है। क्लियर है आपको। चलिए बढ़ सकते हैं आगे। क्वेश्चन देखो 9 तक जो हेडिंग था वो खत्म हो गया है ना। अब हम इंडिविजुअल हेडिंग पर चलने वाले हैं, क्योंकि ये जो हेडिंग था हमारा डिटरमाइन प्रॉपर्टी E/F, ये था क्वेश्चन 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है। किसी को भी प्रॉब्लम है समझने में तो डिस्कस करने के बाद फिर मैं केवल क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को है ना। क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर रहे हैं 10। हाँ जी, पहली एक क्या है, ब्लैक और एक रेड डाइस है। तो डाइस है 2 कलर की, पहली है हमारी सपोज को ब्लैक और दूसरी हमारी रेड कलर की डाइस है। पहले बताओ 2 डाइस अगर फेंकी जाती हैं तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए 36 है ना। क्या क्या ऑप्शन होते हैं एक तरीके से 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3 से लेकर के 1 6, फिर 2 1 से लेकर के 2 6, और लास्ट क्या होगा 6 1 से लेकर के 6 6। जिसमें पहला नंबर किसमें कलर में होगा, ब्लैक कलर में, क्योंकि पहली डाई हम लेके ले रहे हैं ब्लैक कलर की, दूसरी डाई कैसे लेके रहे हैं रेड कलर की। तो पहला नंबर किसका होगा ब्लैक कलर का, दूसरा नंबर किसका होगा रेड कलर का। ठीक है, अब हम आंसर के अकॉर्डिंग सोचने वाले हैं। पहले सबसे पहले किसमें सोचेंगे हम, गिवन दैट के बारे में, यानी कि जो नीचे की बात होती है A/B उसके बारे में सोचते हैं। तो मैं एक बार पढ़ता हूँ इसमें क्या पूछना चाहते हैं। ए वाला पार्ट, गिवन दैट, हाँ ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B में लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो गिवन दैट कौन सी चीज है बी हमारा क्या होता है गिवन दैट या नोन दैट। बी क्या कह रहे हैं, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5। ब्लैक क्या है पहली वाली नंबर पे क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, यानी कि जो पहला नंबर है वो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। हाँ ये बताएंगे कितने ऑप्शन होंगे ब्लैक ए वाले, कौन कौन से 5 1 5 2 5 3, फिर यहाँ से 5 4 5 5, और यहाँ से क्या हो गया 5 6। तो नीचे की बात करें तो नीचे की प्रॉपर्टी कितनी हो गई 6/36। बात क्लियर है मेरी है। ठीक है, अब ऊपर वाली कंडीशन पे आते हैं कि ऊपर वाली कंडीशन को क्या करें।
ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5 और ऊपर क्या है कि सम ग्रेटर देन 9, यानी कि केवल इनमें ही ना इंटरसेक्शन सम ग्रेटर देन 9 भी नहीं चाहिए, तो केवल कितने होंगे 2। ये 2 ऐसे सैंपल स्पेस हैं जो इन वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास 2/36, आंसर फाइनली क्या बनेगा हमारे पास 1/3, 2/6 हो जाएगा, जो 1/3 बन जाएगा। देखेंगे आंसर 1/3 है क्या? चलिए क्या चीज नहीं, कोई ऐसा कोई खास दिक्कत नहीं है, बस लिख दीजिए प्रॉपर्टी अभी। और ये मतलब सीधी सी बात है ना कि जो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा तो इसमें होना तो कंपलसरी है ना। तो टाइम है तो बात अलग है, तो इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरसेक्शन में आपको पता है और टीचर को भी पता है कि ए इंटरसेक्शन भी तो वही आ सकता है जो बी में बिलोंग करेगा, है ना। तो ए अलग से लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ जी, खैर बात आती है इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में फिर वही गिवन दैट के बारे में सोचिए। गिवन दैट में कह रहे हैं रेड डाई रिजल्टेड इन ए नंबर लेस देन 4, यानी कि रेड पर जो है नंबर क्या होना चाहिए 4 से छोटा, लेस देन 4 कह रहे हैं, यानी कि 4 भी नहीं चलेगा। तो पहले तो इसके गिवन दैट के सैंपल स्पेस बनाइए और जिसमें रेड क्या होना चाहिए 4 से छोटा। तो क्या बनाएंगे यार 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, 1 4 आएगा नहीं आएगा, है ना। फिर क्या आएगा 2 1, फिर 2 2, फिर कितना आएगा 2 3, ऐसे ही 3 वाली लाइन भी आएगी, ऐसे ही 4 वाली लाइन भी आएगी, ऐसे ही 5 वाली लाइन भी आएगी और ऐसे ही 6 वाली लाइन भी आएगी। कितने सैंपल स्पेस हो गए? 18 सैंपल स्पेस आधे हो गए। तो नीचे की अगर बात करें कि रेड डाई यानी कि दूसरे पर नंबर 4 से छोटे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 18/36। हाँ है तो अल्टीमेटली 1/2, मगर 36 से 36 कटना है, इसलिए कैलकुलेशन लेते नहीं है इसको बाद में ना। अब ये जो 18 सैंपल स्पेस हैं इसमें देखेंगे दूसरी कंडीशन को कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं ना। तो क्या कह रहे हैं ऑब्टेनिंग सम 8, यानी कि इसमें वो सैंपल स्पेस ढूंढिए जिनका सम कितना होना चाहिए 8। तो 3,3 से तो आने वाला नहीं है, 4,3 से भी नहीं आने वाला, किससे आएगा? हाँ देखिए एक सैंपल स्पेस में होगा 5,3, जिसका सम क्या बनेगा 8 बनेगा, और एक सैंपल स्पेस और होगा जो क्या होगा 6,2, यानी कि इस गिवन दैट में 2 सैंपल स्पेस ऐसे हैं जो सम क्या बना रहे हैं 8 बना रहे हैं। तो ऊपर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 2/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/18, यानी कि आंसर आ गया फाइनली 1/9। एक बार देखेंगे आंसर 1/9 है क्या? चलिए ये भी क्लियर है। तो जैसे हम कह रहे थे कि बहुत जल्दी प्रोबेबिलिटी हमारी हो जाती है, तो मैं एक एक कर रहा हूँ, इससे थोड़ा सा फिर भी टाइम लग रहा है, वरना तो एक्सरसाइज तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ भी सकते थे, मगर हमारे पास टाइम है तो हम एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। हाँ अनुष्का नंदिनी क्लियर है मेरी बात ये आपको? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कहीं भी कंफ्यूजन हो तो एक बार बता देना है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे हम, ये क्लियर है तो क्वेश्चन नंबर 11 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसको मैं हटा, इसलिए मैंने थोड़ा बेसिक आपका डिस्कस कर लिया था पहले से ही, इससे आपको दिक्कत नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं है तो और ज्यादा आपके लिए इजी लगेगा, है ना। और इसको मैं आपको थोड़ा इजी तो है और ज्यादा इजी बना देंगे थोड़ा एक फॉर्मेट यूज करके। तो वो इसमें कह रहे हैं एक डाई को रोल किया गया है, तो कितने सैंपल स्पेस होंगे टोटल 6। ई जो है वो है इसमें 1 3 5, यानी कि 1 3 5। फिर एफ की बात करें तो इसमें कितने हमारे 2 और 3। फिर हम अगर बात करें जी की तो इसमें सैंपल स्पेस है हमारे 2 3 4 5, एक है 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5, और फिर हाँ केवल इसमें ई एफ जी ही। बहुत आसान है, करते आएंगे आराम से। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलवा रहे हैं हमसे ई बटे एफ, पहला ये है, मगर फर्स्ट पार्ट में भी 2 आंसर पूछ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ दूसरा क्या पूछ रहे हैं हमसे एफ ओब्लिक ई, दोनों ही आंसर हमसे निकलवाने हैं, है ना। चलिए करते हैं। हाँ जी क्या बनेगा फॉर्मूले के तौर पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? इसका भी यही वही है कि इंटरसेक्शन एफ कह दो एफ इंटरसेक्शन ई कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट नीचे क्या आएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आएगी, है ना।
चलो बताएंगे ना, इसको देखते हुए आपके सब कुछ आपके सामने है। प्रॉपर्टी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? हाँ, केवल एक सैंपल स्पेशल थी जो कॉमन है, तो ऊपर प्रॉपर्टी कितनी होगी हमारे पास? 1/6। प्रॉपर्टी ऑफ एफ देखेंगे कितनी है? 2/6। तो आंसर क्या आएगा इसका? 1/2। 6 कैसे आए? एक डाई को थ्रो किया गया था, डाई को एक बार थ्रो किया गया था, तो टोटल आउटकम कितने होंगे? 6। उसको डिवाइड कर दिया इन्होंने अलग अलग पार्ट में, है ना। शुरू में ही कह रहे थे कि 1 डाई इज रोल्ड, है ना, तो साफ कह रखे था, तो एक डाई इज, तो एक डाई तो 6 ऑप्शन ही होंगे। हाँ जी, इसकी बात करें ना, यहाँ पर बात करें हैं ई इंटरसेक्शन एफ, क्या आएगा आंसर? है ना, ऊपर तो 1/6 ही आने वाला है, नीचे प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 3/6। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 1/3। हाँ जी, देखेंगे इसका आंसर यही होगा, पहले वाले पार्ट का। दो आंसर है, बड़ा इजी था। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कुछ मेरे हिसाब से समझाने वाली बात थी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, सेकंड पार्ट पर। बताएंगे जरा आप सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ओब्लिक जी, और इसके भी दो पार्ट हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी ओब्लिक ई। दो आंसर आपसे पूछ रहे हैं। हाँ जी, क्या करेंगे? फॉर्मूले के तौर पर क्या बन जाएगा ये? प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये बन जाएगा हमारा ई इंटरसेक्शन जी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जी इंटरसेक्शन ई, है ना, जी इंटरसेक्शन ई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। आप सामने दिखते ही मैंने इसलिए हटाया नहीं है। हाँ जी, ई और जी में देखेंगे कॉमन क्या है? 3 और 5, है ना, केवल दो ही कॉमन है। तो कितना हो गया हमारे पास यहाँ पर? 2/6। प्रॉपर्टी ऑफ जी, हाँ ना, यहाँ से कितना लिखेंगे? 4/6, यानी कि आंसर क्या आ गया फाइनली? 1/2, है ना। 2/4 क्या बना देगा? 1/2। यहाँ पे बात करें हम जी और ई का, देखेंगे कॉमन क्या है हमारे पास? जी और ई, वो तो एक ही था, है ना, इंटरसेक्शन जी। यहाँ पर भी कितना आएगा? 2/6। और प्रॉपर्टी ऑफ ई कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपका 3/6। तो फाइनली आंसर क्या आएगा? 2/3। चलिए देख सकते हो ना भी चेक करो तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये भी क्लियर है। और अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट को हम, आप हो सकता है थोड़ा सा उसमें हल्का सा कंफ्यूज हो, उसको थोड़ा इजी बना सकते हैं। कैसे? वो भी मैं एक बार करके दिखाता हूँ। यहाँ पर है ई यूनियन एफ ओब्लिक जी, और फिर एक चीज और पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ओब्लिक जी, यानी कि दो आंसर हमसे निकलवा रहे हैं। देखिए मैं थोड़ा क्वेश्चन को और इजी कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओब्लिक जी। अब आप सोचते हो कि मैंने ये क्या किया होगा यहाँ पर? हाँ, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कैसा समझने में, तो और इजी कर दिया। तो यहाँ पर मैंने एक नया वेरिएबल जनरेट कर दिया ए, और ए क्या है यहाँ पर? ई यूनियन एफ। क्या आएगा आंसर? 1 2 3 5, है ना। इसमें यूनियन में आप जानते हो कि कोई भी चीज दो बार नहीं लिखती हो, सारे एलिमेंट आ जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 5। और जरा देखो इसका काम भी कर देता हूँ, इसको मैं कोई नया वेरिएबल एक जनरेट करता हूँ बी, और बी यहाँ पर क्या है एक तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओब्लिक जी। बी क्या है? इंटरसेक्शन एफ। आप बताएंगे आंसर क्या लिखेंगे? 3, है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3 ही लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन करना आसान और ज्यादा हो गया आपके लिए। ए इंटरसेक्शन जी, हाँ देखेंगे सीधे आंसर निकालेंगे हम। ए और जी में कॉमन देखिए कितने एलिमेंट हैं? भाई 2 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, कितना आ गया? 3। तो ऊपर कितना होगा? 3 ओब्लिक जी, नीचे प्रॉपर्टी ऑफ जी 4/6, है ना। यहाँ पर तो कितना है? 4/6। तो फाइनली आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 3/4। बात क्लियर है? और इजी हो गया। यहाँ पर किसका सोचेंगे इंटरसेक्शन? बी और जी का इंटरसेक्शन। तो बी और जी का इंटरसेक्शन कितना है? 3, यानी कि एक ही एलिमेंट है, तो कितना हो गया? 1/6। प्रॉपर्टी ऑफ जी वो तो वही है सेम, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया। तो फाइनली आंसर कितना हो गया हमारे पास? 1/4। देखेंगे आंसर 3/4 एंड 1/4 होगा। चलिए क्लियर है? क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं आपको? चलिए बढ़ सकते हैं फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब फिर देखिए वर्ड प्रॉब्लम आ गई है, मगर वर्ड प्रॉब्लम भी बहुत इजी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 पे, है ना। जैसे हम थोड़ा सा रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर स्टार्ट किया है, और कोशिश आज भी हमारी ये रहेगी कि ये रिकॉर्डिंग आपको सेंड की जाए क्लास के बाद। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 12 पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा अभी कौन सा किया हमने? अभी तो 11 किया था ना, 11 किया था, मुझे ध्यान आ रहा है 11 किया, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, जरा सुनेंगे। लैंग्वेज वाइज क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं एज्यूम दैट ईच बॉर्न चाइल्ड इज लाइकली टू बी अ बॉय, या तो बॉय है या गर्ल है। पहले तो, और देखिए ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, पहले तो सैंपल स्पेस के बारे में सोचो। 2 बच्चे हैं फैमिली में, तो क्या क्या ऑप्शन बन सकते हैं भाई? या तो बॉय बॉय हो सकते हैं, या गर्ल बॉय हो सकते हैं, या फिर बॉय गर्ल हो सकते हैं, या फिर गर्ल गर्ल। ये 4 ऑप्शन ही तो बनेंगे, तो ये ऑप्शन है ना। इसमें पहला बड़ा वाला क्या है? बॉय है, और छोटा वाला भी क्या है? बॉय है। इसमें है, इसमें बेस है ना। इसमें क्या है? पहली बड़ी वाली क्या है? गर्ल है, लड़की है, और दूसरी वाला जो है छोटा है, भाई है, वो बॉय है। ठीक है, यहाँ पर पहला बॉय है, दूसरी गर्ल है, दोनों ही यहाँ पर गर्ल है, इसका ध्यान रखना। अब ये बस इसी बेस पर क्वेश्चन है, मैं आगे बढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, इसको मैं हटाया। टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास? 4। हाँ जी, देखिए फिर ध्यान रखना मेरी बात को, लैंग्वेज में इसलिए बहुत क्लियर कर रहा हूँ कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। कंडीशन क्या है हमारी? बोथ आर गर्ल्स, मगर गिवन दैट पहले सबसे पहले सोचेंगे किसके बारे में हम? ए बटे बी, और बी क्या होता है यहाँ पर? गिवन दैट। पहले गिवन दैट के बारे में सोचेंगे। गिवन दैट में कह रहे हैं यंगेस्ट इज ए गर्ल, यानी कि छोटी वाली क्या है? वो गर्ल है, लड़की है। तो क्या ऑप्शन बनेंगे इसमें? पहले ऑप्शन बताओ जरा भाई, कौन से बनेंगे ऑप्शन? ये दोनों ऑप्शन बनेंगे। ये बात क्लियर है? तो यंगेस्ट इज ए गर्ल, तो प्रोबेबिलिटी नीचे कितनी आ गई? 2/4, और इनमें बोथ आर गर्ल्स, कितना हो गया? 1/4। आंसर क्या बन गया इसका? 1/2। पहला आंसर आ गया, है ना। मगर इसका सेकंड पार्ट भी है, 2 पार्ट है। जब आप आंसर देख रहे हो तो देखो आंसर पहले 1/2 क्या है क्या। चलिए अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, बहुत इजी है। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। सेकंड पार्ट कह रहे हैं, ध्यान रखना वर्डिंग का ध्यान रखना, ये वर्ड हम बहुत ज्यादा कहते हैं। एट लीस्ट 1 इज ए गर्ल, एट लीस्ट कम से कम एक लड़की होनी चाहिए। अब कितने ऑप्शन होंगे इसमें? कौन कौन से ऑप्शन होंगे पहले ये बताओ, है ना। सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एट लीस्ट यानी कि लड़की एक भी हो सकती है, लड़की 2 भी हो सकती है। 2 ज्यादा तो है नहीं, क्योंकि 2 ही बच्चों की फैमिली है। तो नीचे क्या आ गया हमारे पास? 3/4, और इन तीनों में जो बोथ आर गर्ल्स वाली फैमिली है वो 1/4। एक बार देखेंगे आंसर इसका 1/3 होगा। चलिए क्लियर है मेरे हिसाब से, बहुत ईजी है, समझ में आ गया। हाँ जी नंदी, अनुष्का, कहीं पर भी कोई दिक्कत है तो डिस्कस कर लीजिएगा एक बार, है ना। सिंपल ध्यान रखना कि ए बटे बी को हम शुरू से कह रहे हैं, बी क्या होता है? नोन दैट या गिवन दैट। पहले इसके बारे में सोचेंगे, फिर उसमें इंटरसेक्शन की कंडीशन लगा देते हैं, वो ऊपर आ जाता है इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी, नीचे गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, बस वही हमारा आंसर बनना जाता है। डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि बी वाले कितने हैं? 3 पे डायरेक्ट भी सोच सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बी वाले कितने हैं? 3। बी में जो ए वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कितना? 1/3 आ गई ना आंसर। और जब फॉर्मूला के तरह से कर रहे हैं तो फॉर्मूले की तरह से चलने देते हैं ना, जो एनसीईआरटी का लॉजिक है, वरना बात वही हो रही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी कि बी वाले कितने हैं? 3। बी में ए वाली कंडीशन कितना सेटिस्फाई कर रहे हैं? 1/3। घूम फिर के आंसर तो वही आ रहा है। चलिए करते हैं आगे। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज में कह रहा हूँ 2-3 वर्ड बताने हैं आपको। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट। ये वर्ड आपने थोड़े पढ़े भी हुए हैं 11th क्लास में, अगर याद हो तो नहीं तो एक बार मैं रिवाइज करा दूंगा सारे। सेकंड एक्सरसाइज भी आपकी बहुत आराम से इसी फॉर्मेट से होनी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, जरा बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्वेश्चन लेंदी है बट इजी बहुत है। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमारे पास, और छोटा लिखा हुआ है इसलिए मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, जरा भी गलत दिख गया ना तो आंसर गलत हो जाएगा। तो मैं एक पढ़ रहा हूँ बहुत अच्छे से और सब लिखते जा रहा हूँ, है ना। एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 हमारे क्या है? इजी।
इजी भी कौन से हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। फिर कितने हैं 200, फिर 200 देखो आप भी ये तरीका अपनाना। 200 डिफिकल्ट हैं और वो भी कौन से हैं, ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन हैं। फिर कितने हैं 500 इजी हैं, इजी वाले क्वेश्चन हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट नोट में से एमसीक्यू कह देते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यू। फिर कितने हैं हमारे पास 400, ये हमारे पास डिफिकल्ट है, और डिफिकल्ट में भी क्या है हमारे पास एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ ए क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, पहले गिवन दैट ध्यान रखना, फिर मैं गिवन दैट के बारे में पहले सोचूंगा, ए बटे बी यानी कि बी जो हमारा गिवन दैट है पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे। गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। हाँ जी बताएंगे ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हाँ ये कितना हो गए 900, और टोटल कितने हैं 900, और आप कह रहे हैं टोटल है 1400, सबकी यही है ना, है ना। तो देखो गिवन दैट वाली कंडीशन क्या थी, ये वाली थी। अब इसमें एक कंडीशन और लगा रखी है, ये क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी इजी क्वेश्चन। गिवन दैट में क्या था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो इजी हो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी एक तरीके से चाहिए, तो इसमें इजी वाले कितने हैं यानी कि 500, इसमें ही सिर्फ इजी वाले ध्यान रखना है क्योंकि इंटरसेक्शन चाहिए। अरे इंटरसेक्शन इजी तो ये वाले भी हैं, बट इंटरसेक्शन में नहीं आ सकते क्योंकि वो एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन क्या बन गया 500 अपॉन 1400, तो आंसर सीधे दिखाई पड़ रहा है, कितना हो गया 5/9। एक बार देखेंगे आंसर 5/9 है। चलिए क्लियर है, समझ आ गया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी कंप्लीट होता है ना। बढ़ते हैं फिर आगे क्वेश्चन नंबर 14 पर, इसको मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, 12 वाले क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14, कहीं पर भी 1% भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप बता दें कि उसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस किया जा सकता है। वैसे ये तरीका सबसे बेटर है, गिवन दैट वाले को सोचो, उसमें इंटरसेक्शन वाली कंडीशन लगा दो, बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रो टू डाइस आर डिफरेंट। पहले तो दो डाइस फेंकी गई है, पहले दो डाइस आते हैं, तो टोटल सैंपल स्पेस बताइए कितने होंगे 36 है ना। अभी जैसे क्या था 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 कितने हो गए 36 ऑप्शन हो गए। अब इसमें जो कंडीशन है उस पे आते हैं, है ना। तो टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रो टू डाइस आर डिफरेंट, यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कह रहे हैं ए बटे बी, और बी में क्या कह दिया उन्होंने, नंबर क्या होने चाहिए हमारे डिफरेंट। तो बताएंगे डिफरेंट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। हाँ क्या होगा 30/36। किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें, क्यों कौन कौन से सैंपल स्पेस हट गए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 सैंपल स्पेस हट गए, है ना। ये हट गए, डिफरेंट नंबर कह रहा है। अब इसमें एक कंडीशन और लगा रखी है कि नंबर तो डिफरेंट होने चाहिए और सम क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो इसमें सम 4 होने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, देखो सम कब कब बने 4 बनेगा, एक तो 1, 3 से बनेगा, एक 2, 2 से बनेगा, और एक 3, 1 से। सम 4 केवल इन 3 से बन सकता है, मगर इसमें इंटरसेक्शन में ये वाला सैंपल स्पेस नहीं आने वाला, क्योंकि जब वो गिवन दैट में ही नहीं है 2 2, तो इसमें कैसे आ जाएगा, है ना। तो सम क्या आएगा, एक तरीके से 2 बार आएगा, इसका सम 4 होगा, तो ऊपर कितना बनेगा एक तरीके से 2/36, यानी कि एक तरीके से 2/30, यानी कि आंसर होगा फाइनली 1/15। ध्यान रखना जो गिवन दैट वाले सैंपल स्पेस है 30, उसमें 2 2 नहीं है, इसलिए इंटरसेक्शन में उसको मैंने हटा दिया है ना। बात क्लियर है, देखेंगे आंसर 1/15 इसका। चलिए ये भी है ना क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बस 2-3 फिर हमारे एमसीक्यू हो रहे हैं 2, ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेके चल रहे हैं 15, और उसके बाद 2 एमसीक्यू, ये एक्सरसाइज खत्म, फिर 2-3 स्टेप बताएंगे आपको, थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स हैं, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करते पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहे हैं कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। थ्रोइंग ए डाई, देखो लॉजिक समझना है, पहले डाई को थ्रो किया गया तो कितने ऑप्शन होंगे हमारे 1 2 3 4 5 और 6।
तो डाई को थ्रो किया गया, इस तरह से मैंने इसमें से 6 सैंपल स्पेस को निकाल दिया, है ना। और इसमें देखो कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान रख के चलना होगा। अगर मल्टीपल ऑफ 3 कम आता है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो कौन कौन से केस हो गए? 3 और 6। मल्टीपल ऑफ 3 आने पर क्या करते हैं? थ्रो द डाई अगेन। तो यहाँ पर भी डाई को फेंका गया है और यहाँ पर भी डाई को ही फेंका गया है। इफ अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, है ना। अगर कोई और आता है तो यहाँ पर क्या किया गया है? कॉइन को टॉस किया गया है, यहाँ पर भी कॉइन को टॉस किया गया है। कॉइन देना एक बार ही है ना, ऐसे कहीं दिखाई तो नहीं पड़ रहा मेरे को, 2 बार के कुछ ऐसा कह नहीं रहे। टॉस ए कॉइन, हाँ तो एक बार ही होगा, टॉस ए कॉइन। चलिए पहले तो सैंपल स्पेस सोचते हैं, बाद में सोचेंगे आंसर कैसे निकालना है ना। सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका? 1H 1T, फिर 2H 2T, फिर 3-1 3-2 3-3, है ना। फिर यहाँ क्या बनेगा आपका? 3-4 3-5 और 3-6। फिर नेक्स्ट 4H 4T, फिर कितना हो गया यहाँ से? 5H 5T, और यहाँ से क्या हो गया? 6-1, फिर 6-2 6-3 6-4 6-5 और 6-6। काउंट करेंगे ना, टोटल सैंपल स्पेस कितने बन गए? ये भाई 12 तो ये हो गए, है ना भाई, 12 तो ये हो गए, 13 14 15 16, कितने? 18 हो गए क्या? 6 हाँ 20 हो गए, है ना। टोटल सैंपल स्पेस कितने हो गए हमारे पास? ये टोटल सैंपल स्पेस हो गए 20, है ना। 20 सैंपल स्पेस हो गए। अब बाकी पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। गिवन दैट, गिवन दैट में कह रहे हैं कि एट लीस्ट 1 डाई शो ए 3। गिवन दैट जानना, गिवन दैट वाली सैंपल स्पेस लिख रहा हूँ। तो गिवन दैट वाले देखो ये सारे सैंपल स्पेस होंगे कि नहीं होंगे? और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 और 3 वाला भी होगा सैंपल स्पेस ना। ये कह रहे हैं कि एट लीस्ट 1 डाई शो ए 3, तो 3-3 वाला भी आएगा। बताओ क्लियर है वाले सारे सैंपल। तो नीचे जो प्रोबेबिलिटी हो गई वो कितनी होगी? एक तरीके से 7/20। अब इसमें जो इंटरसेक्शन है वो वाली कंडीशन देखिएगा कि डाई कॉइन शो ए टेल। ध्यान रखना कि जो मैंने ब्रैकेट में बंद करे हैं इसमें कॉइन है कोई टेल वाला क्या? यानी कि इंटरसेक्शन क्या हो गया? है ही नहीं, इंटरसेक्शन खाली पड़ा है। पाई एक तरीके से, पाई का मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 0 हो। यानी कि फाइनली आंसर क्या होगा इसका? 0 हो, क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन कुछ है ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई टेल वाला केस है ही नहीं, इसलिए इंटरसेक्शन क्या होगा? पाई। आंसर देखेंगे 0 होगा। चल हाँ जी, क्लियर है मेरी बात ये, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 तो बस हमारा खत्म ही है ये एक्सरसाइज। और अगली एक्सरसाइज जैसे मैं कहा 2-3 वर्ड बताने हैं, उसमें भी कोई नई बात बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत आसान है, जरा सोच के बताएंगे। पी ए कितना है? 1/2, और यहाँ से कह रहे हैं पी बी हमारा 0 है, और हमें आंसर निकालना है पी ए ऑब्लिक बी। तो फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, हाँ नॉट डिफाइंड, है ना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी आ गई नीचे? 0, है ना। 0 ए, यानी कि ए में तो कुछ है, मगर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है यहाँ पर? 0 है ना। तो नीचे 0 आते ही हम उसको क्या कह देते हैं यहाँ पर? नॉट डिफाइंड। तो आंसर होगा इसका कौन सा वाला? सी वाला पार्ट, है ना। सी वाला पार्ट होगा नॉट डिफाइंड। बात क्लियर है मेरी? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। 17 और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहे हैं ए और बी इवेंट्स हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, 17 वाला भी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बटे ए। हाँ जी, क्या बनेगा इसका आंसर? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में कितना हो गया? पी बी। यहाँ से क्या हो जाएगा? पी बी इंटरसेक्शन ए अपॉन में कितना हो गया? पी ए। वैसे काट दो, कोई दिक्कत तो नहीं, बात एक ही है। और कट के क्या बनता है हमेशा? 1, है ना। 1 कई बार स्टूडेंट काट के थोड़ा
0 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PB। तो ऑप्शन आ गया हमारा डी। ये बुक में आपके लगे भी हुए हैं, लगे हुए सही देखते हैं। हाँ, क्लियर है मेरी बात है सभी को? ठीक है, चलिए तो ये एक्सरसाइज हमारी खत्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी कि इसी लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब फॉर्मूला यही है, बस हल्का सा 1-2 वर्ड आएंगे और वर्ड में सारे ही जितने भी मोस्टली वर्ड मेरे को याद हैं जो इसमें यूज होते हैं वो सारे मैं आपको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, तो आपको और थोड़ा इजी लगेगी। 13.2 एक्सरसाइज है ना, हटा दो इसको, मैं कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए एक्सरसाइज 13.2, कोर्स हमारा बिल्कुल एंड की तरफ ही है। हाँ जी, देखिए थोड़ा सा मैं पीछे के जो वर्ड हैं आपने पढ़ भी चुके हो। एक्सरसाइज 13.2, हाँ जी, एक वर्ड आता था सिंपल, सिंपल इवेंट, कुछ याद है? ये 11th का वर्ड है, ये 11th क्लास की प्रॉपर्टी में वर्ड आता था, सिंपल का वर्ड आता था। क्या होता था बताइए ना, जिसमें केवल एक सैंपल स्पेस होता है, ओनली वन सैंपल स्पेस, ओनली वन सैंपल स्पेस, जिसको हम कहते हैं सिंपल इवेंट। और जिसमें कहूँ कॉइन को टॉस किया गया और 3 हेड वाली प्रॉपर्टी बताओ, तो 3 हेड वाले कितने केस होंगे उसके अंदर? 3 हेड वाले क्या होंगे? केवल एक ही केस होगा, तो इसको कहेंगे सिंपल इवेंट। जिसमें केवल एक सैंपल स्पेस होता है उसको कहते हैं सिंपल इवेंट। दूसरा एक वर्ड आता है, 11th क्लास का ही वर्ड है ना, ये वर्ड आता है कंपाउंड इवेंट। हाँ, कंपाउंड इवेंट कितना हो गया? जिसमें एक से ज्यादा सैंपल स्पेस होते हैं उसको कहते हैं मोर देन वन सैंपल स्पेस। 2 हो 3 हो, जिसमें मोर एक से ज्यादा होते हैं उसे कहते हैं कंपाउंड इवेंट। तो मोर देन वन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तो टोटल आउटपुट जो होते हैं सैंपल स्पेस। क्लियर है मेरी बात है? सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। एक वर्ड आता है आपका म्यूचुअली, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, एक वर्ड आएगा आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। किसी को आइडिया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में? नहीं 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 नहीं, तो वो जिनके बीच कुछ कॉमन नहीं होता। हाँ, जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होता, यानी कि जिसका इंटरसेक्शन क्या होता है, पाई, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। मैं मान के कहूँ एक 3 हेड वाला केस है, 3 टेल वाला केस है, उसमें कुछ कॉमन होगा? कुछ भी नहीं। तो जिसका होगा इंटरसेक्शन क्या है, पाई, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। जो आप कह रहे हो ना वो क्या होता है? इंडिपेंडेंट, इसको कहते हैं हम इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसमें एक की वजह से दूसरे की प्रॉपर्टी अफेक्ट नहीं करती। मैं जैसे एग्जांपल के तौर पर, तो फॉर्मूला के तौर पर डिस्कस करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर डिस्कस करूं कि हमारे पास ताश की गड्डी है और इसमें कितने हैं? 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। मैंने इसमें से एक कार्ड निकाला, 1 कार्ड निकाला, तो 1 कार्ड आने की प्रॉपर्टी कितनी होगी? सपोज को जो भी है 1/52, सपोज को XYZ जो भी है ना, जो भी कंडीशन है। फिर मैंने दूसरा कार्ड निकाल लिया, फिर मैंने क्या निकाल दिया? दूसरा कार्ड निकाल दिया। यानी कि मैंने एक कार्ड निकाला, उसकी प्रॉपर्टी अगर 1/52 है तो दूसरे होने की प्रॉपर्टी कितनी हो जाएगी? 1/51 हो जाएगी, क्योंकि अब गड्डी में 52 पत्ते नहीं है, अब गड्डी में कितने हो गए? 51 कार्ड्स हो गए। यानी कि पहली बार की वजह से दूसरे वाले की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अफेक्ट हो गई। पहली बार की वजह से दूसरे वाले की प्रॉपर्टी क्या हो गई? अफेक्ट हो गई। और यही केस मैंने कर दिया, सपोज करो किसका? विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट। सपोज करो पहली बार प्रॉपर्टी किसी चीज की 1/52 है, तो दोबारा भी गड्डी में फिर पत्ते कितने हो गए? फिर 52 कार्ड्स आ गए वापस। यानी कि दोबारा जो मैं काम करूंगा, पहली वजह से, पहली बार होने की वजह से दूसरे वाले की प्रॉपर्टी में कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि दूसरी बार मैंने जो भी काम किया उस पर पहली बार की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट। जहां दूसरी बार कोई भी हम काम करें पहली बार की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, है ना। अब फॉर्मूला के तौर पे बात करें, देखो फॉर्मूला बनता कैसे, चलो उसको भी डिस्कस करेंगे। मैं अगर पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये वर्ड बहुत ज्यादा आने वाला है, इंडिपेंडेंट इवेंट।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। हाँ, किससे? हाँ, उसी से बन के आता है ना। एक्चुअली होता क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का फॉर्मूला क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मगर बी क्या है? गिवन दैट फिर ए वाला काम हो रहा है ना। मगर बी के होने की वजह से जब ए की प्रोबेबिलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इसको हम पी ए बी कह देते हैं। यहाँ से क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में क्या हो गया? पी बी। बी की होने की वजह से ए की प्रोबेबिलिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो अल्टीमेटली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी का आंसर क्या आता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाता है ना, क्योंकि बी की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ए की प्रोबेबिलिटी पे। तो क्या आंसर बन जाता है इसका? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तब क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया एक तरीके से? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट के केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बटे बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर ये लॉजिक बन जाता है आपका। क्लियर है मेरी बातें? तो जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और आपसे चेक करवाएगा, और कहेगा कि चेक करवाएंगे क्या ये इवेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इवेंट क्या हो जाएंगे हमारे? इंडिपेंडेंट। क्लियर है मेरी बात? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि एक्चुअली क्या है ना, कोई काम हो रहा है, बी हो रहा है, फिर ए हो रहा है, समझ रहे ना? उसमें वो तो कोई एग्जांपल आएगा उससे समझा देंगे, है ना। उसको एग्जांपल आएगा तो उससे आपको समझा देंगे। बस मगर इंडिपेंडेंट की केस में इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बनता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। वो कब बनेगा? जब इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। हाँ, वो इंटरसेक्शन का मतलब एंड की कंडीशन होती है। इंटरसेक्शन का मतलब एंड का लॉजिक होता है। तो वो तो जितना भी आएंगे ना वो क्वेश्चन समझा देंगे आपको। पहले हल्का सा ही वर्ड यूज कर लेना। आई वर्ड लिख लिया ना, लिखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट इवेंट, सिंपल इवेंट, कंपाउंड इवेंट। चलिए थोड़ा सा लिख लेना है ना, बाकी क्वेश्चन तो सारा समझाएंगे आपको। कि मैंने हल्का सा ओवरव्यू आपको दे दिया पूरी एक्सरसाइज का, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसका लॉजिक थोड़ा अलग है, उसको तो अलग डिटेल में समझाएंगे ना, उसको अलग फॉर्मेट। मगर ये पूरी एक्सरसाइज इसी पे चलने वाली है। कोई भी और दिक्कत आएगी तो वो एग्जाम्पल से और अच्छे समझा देंगे। पढ़ेंगे यार, पहले क्वेश्चन को पहले। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है? 3/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/5। फाइंड करवा रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और क्या कह रहे हैं? इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। तो फिर वही वर्ड यूज हो गया ना, उसी से चल पूरी एक्सरसाइज। तो क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला एक तरीके से इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। जब भी इंडिपेंडेंट हो ये फॉर्मूला आप यूज करना है ना। और प्रूव करना है इंडिपेंडेंट, तो ये वाली अगर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई तो क्या हो जाएंगे? इवेंट्स आपके इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा? 3/5 इंटू 1/5, 3/25। हाँ, देखेंगे आंसर। क्वेश्चन यही है कि पहले आंसर क्वेश्चन का 3/25। बहुत इजी है। और जैसे कहा, कोई अगर कंफ्यूजन है तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे, उससे और अच्छे से आपको क्लियर कर देंगे। ये इंटरसेक्शन कहाँ? इंटरसेक्शन ही लिखा है वो, क्लियर है ना। चलिए खैर, प्रूव कर सकता हूँ फॉर्मूले को मैं, है ना। प्रूव करके दिखाया अभी, है ना। इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में प्रोबेबिलिटी देखो, जो मैंने बताया था आपको, ए बटे बी इज इक्वल टू क्या बताया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और जब इंडिपेंडेंट होते हैं तो बी की वजह से ए की प्रोबेबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो क्या बन जाती है? पी ही बन जाती है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। पढ़ते हैं, बहुत इजी है। कोई भी कंफ्यूजन हो वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में हो सकता है, कंफ्यूजन कभी आए तो वो उसको डिस्कस करेंगे आराम से। ठीक है। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। देखो साफ कह रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि कार्ड को वापस नहीं रखा गया है ना। तो फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, एक कार्ड्स की गड्डी है जिसमें कितने हैं? 52 कार्ड। इसमें से क्या निकाले गए हैं? 2 कार्ड्स निकाले गए हैं। और केस कौन सा है हमारा? विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब पढ़ते हैं क्या कहना है इसमें, है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ
कार्ड्स आर ब्लैक। तो फॉर्मूले के तौर पर मैं सीधे सीधे लिख सकता हूँ, वो एक अलग चीज है। पर लॉजिकली सोचते हैं कि 2 कार्ड निकाले गए हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है, और दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए, ब्लैक। आइए बताएंगे जरा, पहले ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा। 26/52, क्लियर है मेरी बात है? फिर हाँ, दूसरे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 25/51। क्यों? तो केस कौन सा क्या है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब उसकी गड्डी में कितने पत्ते रह गए, 51, और ब्लैक कितने रह गए, 25, क्योंकि एक ब्लैक निकल आया हमारे पास, है ना। तो आंसर क्या हो गया, 26/52, यानी कि यहाँ से 2 कट गया, और शायद नहीं कट रहा है, तो 2 10। देखेंगे आंसर ये क्या, 25/102। फॉर्मूले के तौर पे 11th में मालूम है कैसे समझाते हैं इस चीज को, इसको ऐसे भी कर देते हैं 26C2/52C2। 11th में फॉर्मूले के तौर पे हम प्रोबेबिलिटी में किसका फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला भी केवल जब यूज कर सकते हैं जब कौन सा केस हो, विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट में फॉर्मूला नहीं करता है काम, ध्यान रखना है। हाँ, ये कट जाएगा पूरा, है ना। इसका पहले बात समझ आई 26C2 कैसे आया, ये फेवरेबल की और ये टोटल की आउट, है ना। तो 26C2 को अगर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 26 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 26 - 2 यानी कि 24 का फैक्टोरियल, यहाँ से कितना हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ से कितना हो गया 50 फैक्टोरियल। मैं से काट दूं, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल खत्म हो गया। अब 26 फैक्टोरियल को कितना खोले कि 24 फैक्टोरियल आ जाए, है ना। 2 बार खोलेंगे इसे, यानी कितना खोलेंगे 26 × 25, और यहाँ से 24 का फैक्टोरियल, और यहाँ से 24 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल का सिंबल है, जाना ना ये चीज, ऐसा लाइन होती है, क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं इसे, है ना। नीचे कितना खोलेंगे इसे, यहाँ से क्या खोलेंगे 52 × 51 इंटू कितना हो जाएगा 50 का फैक्टोरियल, और बड़े से ही छोटा आता है, फैक्टोरियल की वैल्यू कभी नेगेटिव में जाती ही नहीं है। और देखेंगे आप आंसर फिर वही आ गया, यही के आंसर यही आ गया, यानी कि आंसर आ गया 26 × 25, और नीचे 52 × 51। यही तो आ गया वापस घूम करके। आप जैसे चाहो वैसे यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी, है ना। ये फॉर्मूला है 11th क्लास का, है ना। 11th क्लास में ये इस कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, मगर ये फॉर्मूला केवल जब ही इस्तेमाल होगा जब कौन सा केस होगा हमारा, विदाउट रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट में ये फॉर्मूला काम नहीं करता था। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन जनरेट कर रहा हूँ, अगर ये विद रिप्लेसमेंट होता तब क्या होता, इसका आंसर कैसे चेंज होता, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं 26/52 इंटू, हाँ इंटू में क्या आता है इस बार 26/52। ये वापस वही आ गया, है ना। पहली बार की वजह से दूसरी बार की प्रोबेबिलिटी अफेक्ट नहीं करी, इंडिपेंडेंट इवेंट वाला केस होता है ना। चलिए क्लियर है थोड़ा सा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, फिर हम आंसर आपका सही था ये। चलिए बढ़ते हैं आगे फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत इजी है, बहुत जल्दी जल्दी हम इसे कर पा रहे हैं। चलिए मैं पढ़ता हूँ, फिर आप आंसर देंगे जरा सोच करके, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं जरा। एक बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इज इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग 3 randomly selected oranges drawn without replacement. If all the 3 oranges are good, the box is approved for the sale, otherwise it is rejected. Find the probability that a box contain 15 oranges. ये मैंने बॉक्स बना दिया, बॉक्स में कितने ऑरेंजेस हैं, 15 ऑरेंजेस हैं, जिसमें कह रहे हैं 12 आर गुड, यानी कि 12 जो ऑरेंजेस हैं वो तो गुड क्वालिटी के हैं, और जो 3 ऑरेंजेस हैं वो हमारे क्या है, बैड वंस, यानी कि वो 3 ऑरेंजेस इसमें खराब क्वालिटी के। अब लॉजिक समझना बहुत अच्छे से क्या कह रहे हैं। ए बॉक्स ऑफ ऑरेंजेस इंस्पेक्टेड बाय एग्जामिनिंग रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंजेस, और कितने सेलेक्ट किए गए इसमें से 3, है ना। जब इंस्पेक्शन वगैरह होता है वैसे ही करते हैं, सारे थोड़ी चेक करते हैं, एटेंडम को चेक कर लिया। तो इसमें से कितने ऑरेंज निकाले गए, 3, और अगर तीनों ऑरेंजेस क्या हो गए, गुड, तो बॉक्स इज अप्रूव्ड फॉर द सेल, अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। अब लास्ट में क्या कर रहे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए बॉक्स कंटेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 बैड वंस तो विल बी अप्रूव्ड फॉर द सेल,
यानी कि बॉक्स हमारा अप्रूव हो जाए फॉर द सेल के लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि उसके अंदर तो गुड भी है बैड भी है, तीनों में से एक भी बैड आ गया तो बॉक्स क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, आप बताएंगे। और केस कौन सा था हमारा, ये एग्जामिनिंग दी expected by examining 3 randomly selected oranges without replacement। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ज्यादा ध्यान रखना इसमें। केस कौन सा है ये हमारा, विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑरेंज निकल आया वो वापस नहीं गया उसके अंदर, है ना, तो विदाउट रिप्लेसमेंट। इस चीज को भी यहाँ मैं सिर्फ मेंशन कर देता हूँ, विदाउट रिप्लेसमेंट। हाँ जी, अब बताएंगे आंसर। पहला मैंने ऑरेंज निकाला और वो गुड हो, बताएंगे पहला गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/50। कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को भी, ठीक है, पहले गुड आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। और कौन सा केस है, विदाउट रिप्लेसमेंट। अब दूसरा ऑरेंज निकाला मैंने, 11 अपॉन कितना हो गया, 40। फिर तीसरा ऑरेंज निकाला, 10/13। तो जो बॉक्स अप्रूव्ड फॉर द सेल, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही होगी, गुड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3 ऑरेंजेस के गुड आने की प्रोबेबिलिटी ये होगी हमारी, है ना, यही हो जाएगा बॉक्स अप्रूव्ड फॉर द सेल। अगर 3 ऑरेंजेस हमारे गुड हैं, पहले की गुड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 12/15। फिर एक ऑरेंज कम हो गया इसके अंदर, फिर क्या हो गया, 11/14। फिर कितना हो गया, 10/13। अगर ये क्लियर है तो बस कैलकुलेशन करनी है और आंसर बताना है। 5 से 2, 5 से 3, 3 से कितना हो गया, 4, और 2 से कितना कट गया, 7, और मेरे हिसाब से ऊपर तो कितना कट नहीं रहा कुछ भी, 44, और 13 7 91 यानी कि 91। देखेंगे आंसर 44 ओवर 91 आंसर है क्या, हाँ क्लियर है बात मेरी है। चलिए तो आसान था, है ना। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट का, एक और कर लेते हैं बस क्वेश्चन नंबर 4, फिर ब्रेक लेंगे 5 मिनट का, फिर आगे करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4, हाँ जी यार थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यार अच्छे से, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए फेयर कॉइन एंड अनबाइज्ड डाई, ध्यान रखना, एक तो क्या लिया है कॉइन, और एक क्या ले लिया उन्होंने, डाई। एक कॉइन और एक अनबाइज्ड डाइस को टॉस किया गया है, तो टॉस किया गया है, तो सैंपल स्पेस के बारे में सोचें जरा। हाँ जी बताएंगे क्या सैंपल स्पेस बनेंगे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5 और T6, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस कितने होंगे हमारे पास। चलो ये बात क्लियर है, एक कॉइन और एक डाई, तो ये सारे सैंपल स्पेस बनेंगे, है ना। आप बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे डिस्कस करते हैं, है ना। ये कह रहे हैं, और इसके बाद ना पहले आपके डाउट्स लेंगे, आगे बढ़ने से पहले आपके डाउट्स लेंगे, ब्रेक 5 मिनट के ब्रेक के बाद आपके जो डाउट्स है पहले वो ले लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये देखो ए वाला केस है, ए वाला केस कह रहे हैं कि ए इज द इवेंट हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। हाँ जी, ए वाले केस कौन से हो गए, हमारे से लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सर्कल लगा दिया। ये सारे केस कौन से हैं हमारे, ए वाले, हेड अपीयर्स ऑन द कॉइन। बी इज द इवेंट, बी इज द इवेंट 3 ऑन डाई। हाँ जी ध्यान रखना, 3 ऑन डाई, ये सारे इवेंट कौन से हो गए, बी वाले। ये बात क्लियर है मेरी। अब हमसे क्या कह रहे हैं, चेक वेदर ए और बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट और नॉट। हमने कहा था कि इंडिपेंडेंट इवेंट को चेक करने का तरीका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन भी किसके बराबर होना चाहिए, पीए इंटू पीबी के बराबर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट बन जाता है, उल्टा लॉजिक काम करता है। अब बताएंगे यार प्रोबेबिलिटी ऑफ पे क्या है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है इसमें, 6/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यानी कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/12। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी यानी कि हेड भी हो और 3 भी हो, हाँ यहाँ पे क्या बनेगा, 1/12। और देखो इक्वल निशान लगा रखा है, अगर आ गया इक्वल यानी कि इक्वल सस्टेन करा तो आंसर ट्रू है, नहीं तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ये इक्वल नहीं आए तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स हो जाएगा। यहाँ चेक करते हैं, 6 to the 12 से क्या हो गया, तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1/12, और राइट हैंड साइड भी कितनी आ गई, 1/12, यानी कि इक्वल का निशान बना हुआ है, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ये हमारे क्या है आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है। देखेंगे आंसर फोर्थ वाले को जरा,
तो फोर्थ का आंसर होगा यस दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? ऐसा क्लियर है आपको? ये वाला इन्वर्टर कैसे है? ठीक। ए वाले क्या थे? हेड वाले, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? 6/12। फिर क्या था? 3 वाले, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या थी? 2/12। और ये क्या होता है? ए इंटरसेक्शन भी, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो केवल ये एच और 3 ही होगा, क्योंकि ए में कितने? ये सारे हैं। बी में कितने हैं? ये दोनों हैं। जब मैं इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा ना, कॉमन निकालूंगा, तो सिर्फ यही वाला इवेंट है जो कॉमन है दोनों में। इसलिए ये एक होने की वजह से इसका आंसर आया था 1/2। क्लियर है? चलिए 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर आपके डाउट्स भी लेंगे और आगे बढ़ेंगे। Excuse me, sir. हाँ जी, कुछ कह रहे थे क्या? Yes, sir. सर मैं हाँ जी, कहती सर जो संडे को टेस्ट है ना सर मेरी 1:30 तक क्लास है सर फिर तो मैं 2 बजे तक टेस्ट देने आ पाऊंगी। अच्छा, आप कह रहे हो कि कल आपकी क्लास है? यस सर 1:30 तक। अच्छा अच्छा, तो एक काम करना है कि आप जो है ना किसी और दिन देना टेस्ट को, फिर ऐसा कर लेना तो आप। सर मैं मंडे या ट्यूसडे में देखो सर मंडे को मुझे इको का टेस्ट देने हैं 2, तो सर मैं अच्छा ट्यूसडे को अच्छा, दे दूं फिर टेस्ट क्लास से पहले, हाँ ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, या ठीक फिर है। मैं सर आप आपको मुझे टेस्ट भेज देना मैं घर पे करके आपको सबमिट कर नहीं, दूंगी वो जैसे मत भी। करो, वो मत करो, वो तो फिर ज्यादा फॉर्मेलिटी हो जाएगी। मैं यहाँ पे ना रिसेप्शन में टेस्ट दे दूंगा, आप उनसे लेकर के ना फिर टेस्ट कर देना, फिर मैं यहीं मैं पे ट्यूसडे सबमिट को कर दे दूं देना। फिर क्लास से पहले। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा कर ठीक है लेना, ऐसा सर। कर लेना। घर दे देंगे तो फिर वो ज्यादा फॉर्मेलिटी लगती है हमें, तो फिर ओके ऐसा सर। लगेगा टेस्ट के नाम पे एक फॉर्मेलिटी हो गई है ना। तो आप यहाँ इनसे टेस्ट लेके ना कनेक्ट करके मैडम से वहीं को सबमिट कर देना फिर। ओके सर। ठीक ठीक, ओके।
हाँ जी, आपके पहले डाउट्स थोड़े से जो भी आपने भेजे हुए हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये बताना आप क्या कह रहे थे कुशल? नहीं है तो बुक का ही ना, बस बुक का बता दो, क्वेश्चन बता दो, बाकी तो कर लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आंसर भी दिया था, आप यही बता दो। कोई बात नहीं, 2 मिनट यहाँ डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं ये एक्सरसाइज 9.4। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार डिस्कस कर रहे हैं, एक्सरसाइज 9.4। हाँ जी, पहले बताइए ना 9.4 वाली एक्सरसाइज किसकी थी, आपको आइडिया हो तो, है ना, सेपरेटिंग वेरिएबल, है ना। इसमें आंसर वो मैच करा देते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, dy/dx, और यहाँ से क्या हो गया 1 - y। यहाँ से क्या हो गया dy/dx, और माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो गया y - 1, है ना। यहाँ से dy में कितना हो गया y - 1, और यहाँ से क्या हो गया माइनस का dx, और जैसे क्वेश्चन सेपरेटिंग वेरिएबल बन जाता है इंडिकेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो ये क्या बन गया एक तरीके से हमारे पास लॉग मॉड में y - 1, और यहाँ से -x प्लस का c। देखो आंसर तो सही है, आंसर को एडजस्ट करना पड़ता है पीछे से देख करके एक बार, है ना। तो आंसर बताएंगे ना पीछे क्या है। सर पीछे मतलब y = a की x। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, आंसर देख लेता हूँ, क्योंकि बिल्कुल उसी फॉर्मेट में ला दूंगा ना आपको। नहीं गलत नहीं है। 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है आंसर के। प्रूफ के केस में अलग बात होती है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। 9.4 क्वेश्चन नंबर आप कह रहे थे 3, है ना। पीछे जो आंसर है वो साइड में लिख देता हूँ। वो आंसर है y = 1 + a e की पावर -x, है ना, -x, है ना। ये पीछे आंसर है। चलिए मैं आंसर को आपको इसी फॉर्मेट में ले आता हूँ, है ना। हाँ जी, और ध्यान है तो y = e की पावर x, तो अल्टीमेटली log y बराबर क्या बनता है x, ये तो जानते होगे ना। तो इसका उल्टा भी तो इस्तेमाल कर सकता हूँ कि अगर log y बराबर x है तो y = क्या बन जाएगा e की पावर x। तो log y यानी कि एक तरीके से y क्या हो गया y - 1, e की पावर x यानी कि e की पावर -x + c। पहले बताओ यार क्लियर है कि नहीं, ये लाइन क्लियर है। log y बराबर x है ना, इसको मान के चलिए log y बराबर x, तो y = e की पावर x। ध्यान रखना ये वाला फॉर्मूला मैं रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व कर रहा हूँ। ये बात क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, और आंसर आ गया कैसे। यहाँ से कितना हो गया y - 1 e की पावर -x × e की पावर c, है ना। और आंसर ये लाना था तो y = क्या हो गया e की पावर -x × e की पावर c और प्लस का 1, और e की पावर c को कोई डिफरेंट पैरामीटर यानी कि डिफरेंट कांस्टेंट का नाम दे दिया है a। तो आंसर क्या हो गया y = a e की पावर -x प्लस का 1, और देखिए आंसर भी आ गया। हाँ क्लियर है। चलिए और किसी कोई डाउट आपका, हाँ बोलो जरा। ये कौन सा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का पेज नंबर है आपका 575। इसको हटा दूं मैं, चलिए इसको हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 575, मिसलेनियस ऑफ चैप्टर नंबर 8। देखिए यूजिंग मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमें आंसर निकालना है mod x प्लस mod y = 1। आंसर तो बहुत जल्दी निकल सकता है, मगर कंडीशन क्या है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन से हमें करना होता है, एरिया निकालना है। हाँ ये y का क्वेश्चन है। हमने कहा था कि +-x +-y = 1, 4 ऑप्शन हो सकते हैं इसके। एक ऑप्शन क्या बना दिया मैंने xy = 1 -x -y = 1 x - y = 1 -x + y = 1। पहली बात क्लियर है आपको,
अच्छे से क्लियर है? जब मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये लाइन ऐसे जाने वाली है। ये पॉइंट क्या होगा 1,0, ये पॉइंट क्या होगा 0,1, है ना? ये ग्राफ समझ आ गया? ये दूसरी लाइन ग्राफ के अंदर ऐसे प्लॉट होने वाली है, तीसरी ग्राफ ऐसे प्लॉट होने वाला है, और चौथा ग्राफ ऐसे जाने वाला है। पहले बताओ ये ग्राफ समझ आया नहीं आया? क्लियर है ना? देखो सिमेट्रिकल है चारों तरफ, तो हम क्या करते हैं सिर्फ इसका एरिया निकालेंगे और इस एरिया को क्या कर देंगे मल्टीप्लाइड बाई 4 टाइम्स कर देंगे। ये बात क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है यहाँ तक बात मेरी? तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर लिमिट, अब आपकी मर्जी लिमिट कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिमिट x एक्सिस पर, लिमिट y एक्सिस पर भी। तो 4 टाइम्स, और लिमिट में जनरली किस पर इस्तेमाल करता हूँ x एक्सिस पर 0 to 1, और यहाँ से कितना हो गया y dx। ये बात क्लियर है? तो यहाँ से क्या हो गया 4, और लिमिट क्या होगा 0 to 1, और यहाँ ये जो रूफ है वो किसकी है x प्लस y इज इक्वल टू 1 की। तो y की वैल्यू उससे एडजस्ट होगी, तो y की वैल्यू जब ये एडजस्ट होगी तो क्या बन जाएगा 1 माइनस x इंटू डी एक्स। तो 4 को तो बाहर रखा, 1 का इंटीग्रल कितना हो गया x, और यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट हो गई 0 to 1। और देखो लोअर लिमिट की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, वो तो 0 होने वाला है। तो यानी कि केवल अपर लिमिट लगेगी, क्या लगेगी यहाँ से 1 माइनस 1 बाई 2, 4, 1 माइनस 1 बाई 2 कितना आ गया 1 बाई 2, और आंसर क्या आ गया इसका 2। और आंसर बिल्कुल सही है। हमने कहा था आंसर चेक कर सकते हो, कैसे हाफ बेस इनटू हाइट। इसका आंसर चेक करने का तरीका क्या है कि 4 टाइम्स करो, इसका एरिया क्या होगा हाफ, बेस कितना है 1, हाइट कितनी है 1, देखो आंसर वापस क्या आ गया 2 आ गया। तो आंसर भी चेक हो सकता है, आंसर चेक हो। परपेंडिकुलर क्यों बनाते हैं, चलिए उसका तो आंसर है। चलिए मैं इसको फिगर से जाता हूँ, पहली बात क्लियर है? हाँ ये क्लियर है सभी को? ठीक है, हटा दो इसे मैं। चलिए अब बात आते हैं, इसको हटा रहे हैं। हाँ 1 बजे कंफर्म मैसेज आ जाएगा सुबह आपके पास, है ना? वैसे 1 बजे कल एक्चुअली हम लोगों के ना नौमी होती है, तो थोड़ा पूजा वूजा के चक्कर में बाय द वे किसी कारण से थोड़ा सा लेट हुआ तो आपको मैसेज डाल दूंगा, नहीं तो 1 बजे है बाय द वे। नहीं जल्दी तो मतलब है, जल्दी तो नहीं। अच्छा ठीक है सर, चाबी है ना उसमें? ठीक सर, ठीक। हाँ जी, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कोई भी हमारा, ये मैंने कल का रखा तो है, रख लेते थे, और सपोज तो आपको कोई मजबूरी है तो मंडे, अरे वो तो हो जाए। हाँ जी चलो इसकी डिस्कस करते हैं। ये एक पैराबोला है हमारे पास, है ना, और यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास। अब आप बताओ क्वेश्चन क्या पूछना चाहते हैं मेरे से, क्यों बनाते हैं, है ना? बात आ रही है कि मेरे को सपोज करो इसका एरिया निकालना है, मेरे पास इसका एरिया निकालना है ना? तो इसका फॉर्मेट क्या है, एक यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट करेंगे और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डायरेक्ट करेंगे। इस पूरे के एरिया में से ये वाला एरिया माइनस करेंगे तभी तो ये वाला एरिया बनेगा। भाई यहाँ से यहाँ तक रूफ किसी काम करेगी लाइन की, कौन सी? नहीं नहीं, लिमिट तो या तो एक्स एक्सिस पे होती है वाई एक्सिस पे होती है। भाई मैं कह रहा हूँ फॉर्मूले 2 इस्तेमाल होते हैं ना, या तो वाई डी एक्स का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है या एक्स डी वाई का इस्तेमाल होता है। अब लिमिट वहां थोड़ी चलेगी, लिमिट तो यहाँ एक्स एक्सिस पे चलनी है। क्लियर है? और कोई दिक्कत नहीं इसमें? हाँ जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ बताएंगे जरा। हाँ एक बार निकालेंगे ना, पेज निकाल दीजिए। 9.4। हाँ पेज बताएंगे ना, पेज कौन सा है? अच्छा सर मंडे अगर लोग 1 बजे ही होगा। अरे नहीं, उसको फुल मंडे का पूरा मेरे को देखना पड़ेगा टाइमिंग का ना। कल का तो टाइम मैंने अलर्ट किया हुआ है आपको, मतलब मेरे माइंड में पहले से रहता है आपका टाइम संडे का, है ना? मंडे का तो प्लानिंग है नहीं, हमारी तरफ से टाइम वही है। अगर कोई आपकी मजबूरी है तो फिर वो मैडम के संग लेके देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ अवेलेबल रहता हूँ 5 से 6, है ना? मंडे को रहता हूँ 5 से 6 अवेलेबल, तो उसमें आप देख सकते हो। मेरी क्लास चलते रहेगी, आप टेस्ट दे दो, ऐसा कर सकते हैं। हाँ जी आप बताइए ना कौन से, कौन सा क्वेश्चन नंबर 11?
ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला कह रहे हो ना? चलिए कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर है आपका 396 है ना? पेज नंबर है 396। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना है ना, यही है ना, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, एक बार मैं पावर चेक कर लेता हूँ जरा, एक्स क्यूब, हाँ, इज इक्वल टू में हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 1। ये बताओ पहले पूरा लॉजिक, पूरा आंसर मैच कराना है या लॉजिक समझना है? ये किसका है बुक देखने तो उसकी भी हो ना। हाँ, ये क्वेश्चन किसका है हमारे पास? सेपरेटिंग वेरिएबल है ना। तो dy यहाँ से क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स और नीचे हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx है ना। dy और dx कभी डिनोमिनेटर में नहीं आते, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड है ना। लेफ्ट हैंड में कितना हो गया y और राइट हैंड साइड में 2x स्क्वायर प्लस एक्स इंटीग्रेशन, हाँ जी, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1 प्लस का 1 और एक्स प्लस 1, यानी क्या बन जाएगा एक्स प्लस 1 और यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। तो अगर लॉजिक वाइज समझना है तो क्वेश्चन कंप्लीट है, अगर पूरा आंसर करना है तो वो टाइम लगेगा थोड़ा सा, करते हैं पूरा का, और आंसर में दिक्कत है ना। वाई तो आ गया, देखो पहले प्रॉपर फॉर्म में है या नहीं ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्रॉपर फॉर्म में ही है, यानी कि वो दिक्कत नहीं है इसके अंदर है ना, प्रॉपर फॉर्म वाली दिक्कत नहीं है। तो यानी क्या करने वाले हैं 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ से कितना है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ए के संग कितना हो गया एक्स प्लस 1 और यहाँ से क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसको सेकंड नंबर डाल देते हैं, यही आएंगे बट एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद आएंगे है ना। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस एक्स, ए के संग क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से क्या हो गया बी एक्स प्लस सी और यहाँ से हो गया एक्स प्लस 1। मैंने आपको बताया था जल्दी आंसर निकालने के कुछ तरीके होते हैं इसमें, एक्स के लिए -1, एक बार एक्स के लिए 0 लगाएंगे है ना, बाकी फिर कंपेयर करेंगे। तो एक्स के लिए क्या लगाई यहाँ से मैंने -1, ये क्या हो जाएगा 2 -1, ये क्या हो गया हमारे पास खत्म हो गया है ना। तो a -1 का होल स्क्वायर 1 + 1 कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई 1/2 है ना। फिर हम x की वैल्यू क्या लगाएंगे यहाँ पर 0, यहाँ से 0 0 और यहाँ से 0 क्या हो गया a, यहाँ से 0 यानी कि c और यही आएगा है ना। a + c = 0, तो a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो c की वैल्यू कितनी हो गई -1/2। अब क्या करेंगे हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर 2, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कितना है a और यहाँ से क्या हो जाएगा b और यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/2, तो b की वैल्यू हो जाएगी 2 - 1/2 यानी कितनी हो जाएगी 3/2। a b c तीनों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं है ना। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ a b c के आंसर है ना। यहाँ पर a की वैल्यू क्या लगा दी मैंने, हटा रहा हूँ यहाँ से है ना, ये कितने हो गई 1/2, b की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3/2 और c की वैल्यू हो गई यहाँ से -1/2। मैं हटा रहा हूँ वर्किंग को है ना, ये आप समझ चुके हो, वर्किंग को यहाँ पे हटा देता हूँ। क्वेश्चन था हमारा y = हाँ, यहाँ पे इंटीग्रल क्या करेंगे हम 1/2 log मॉड में x + 1 है ना, इसका इंटीग्रल तो हो गया, इसका इंटीग्रल हो गया log mod x + 1। ये क्या होगा दोनों के संग शिफ्ट होगा, दोनों के संग जब शिफ्ट करेंगे 3/2 x dx और डिनोमिनेटर में कितना हो गया x² + 1 माइनस का क्या हो गया 1/2 और यहाँ से dx और यहाँ से क्या हो गया x² + 1। हाँ, ये बात क्लियर है मेरी। तो यहाँ से बस फाइनल टच देने वाले हैं 1/2 log मॉड में x + 1। भाई बताएंगे इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे है ना। यहाँ से 3/2 तो बाहर रहेगा,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 को टी मानेंगे तो 2x dx क्या हो जाएगा dt, तो x dx क्या हो जाएगा dt बाई 2, यानी कि 1/2 ऊपर हो जाएगा dt और नीचे हो जाएगा t और माइनस 1/2 और यहाँ से क्या बन जाएगा tan इनवर्स x। अब मैं थोड़ा सा ऊपर से हटा रहा हूँ ना, अब मैं ऊपर से हटा रहा हूँ। हाँ जी, हाँ ये आंसर मैच कराना ना इनको पूरा। y इज इक्वल टू 1/2 log मॉड में x प्लस 1 प्लस 3/4 log मॉड में t का मतलब क्या हो गया x स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c। पहले देखें बाकी आंसर मैच करिए ना, c की वैल्यू रहती होगी बस केवल, चलोगे c की वैल्यू निकाल के दिखाऊं? पहले देखो बाकी सारा आंसर मैच कर गया नहीं कर गया, यही मैच करे ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन। c की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 से क्या निकलेगी c की वैल्यू, और c की वैल्यू वापस यहाँ लग जाएगी और आंसर आ जाएगा। करा दो पूरे नहीं? चलो और बताओ। हाँ जी देखो जिसके डाउट्स हैं अब तो फिर कराएंगे तो नेक्स्ट क्लास में आ गया ना, अब तो केवल डाउट्स ले लो जो भी आपके डाउट पूछने हैं। हाँ कल फाइनल है, मेरे को मंडे का टाइम नहीं है, तो मंडे का टाइम हो सकता जो दे सकते हो ना तो फिर वो मैडम के संग दे सकते हो या मैं 5 से 6 अवेलेबल रहूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं, मैं कह रहा हूँ जिसको सपोज करो कोई कल कंफर्टेबल है तो मैं फिर ऑनलाइन नहीं डालूंगा टेस्ट को, है ना, ऑनलाइन डालूंगा। तो जो आना चाहते हैं मंडे 5-6 तो आ जाओ, है ना, उसमें क्या मेरी क्लास चल रही होगी, आप टेस्ट करो। हाँ आपको दिक्कत और कोई बताएंगे? थैंक यू सर। वेलकम जी। हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 12 वाला कह रहे हो? चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो ये तो इसी पेज का ही है ना क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर है x इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन का केस बन जाता है बाद में। हाँ ये तो बहुत इजी, ठीक है इजी तो बहुत है क्वेश्चन, खास कोई मुश्किल नहीं है इसमें। dx, हाँ ये x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या बन जाएगा x प्लस 1 और x माइनस 1, एबीसी वाला। तो एबीसी वाला मतलब लॉजिक वाइज मुश्किल नहीं है, बाकी थोड़ा टाइम लगता है पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, ये टाइम लगता है। तो मैं इसका इंटीग्रल क्या करूंगा बोथ साइड, तो ये तो क्या हो जाएगा y, इसका इंटीग्रल मैं अलग से लेके चलता हूँ 1 अपॉन में x प्लस 1 और यहाँ से x माइनस 1, a अपॉन में कितना हो गया x, b अपॉन में कितना हो गया x प्लस 1, c अपॉन में कितना हो गया x माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो a के संग कितना हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, b के संग क्या हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1, c के संग क्या हो जाएगा x इंटू में x प्लस 1। ये तो बात क्लियर है मेरी? हाँ बिल्कुल सही, एलसीएम ले रहे हैं तो कट जाता है ना। तो अब मैं x के लिए क्या लगा रहा हूँ यहाँ पर 0, तो 0 लगाएंगे तो ये वाली जी दो चीज खत्म, तो 0 प्लस 1 यानी कि 0 माइनस 1 एक की वैल्यू क्या आ गई -1, सीधे लगा दूं यहाँ पर -1 है ना, एक की वैल्यू क्या आ गई -1। फिर मैं x के लिए क्या लगा रहा हूँ 1, तो 1 लगाऊंगा तो ये वाली चीज 0 ये वाली चीज 0, c यहाँ से 1 और 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो c की वैल्यू आ गई 1/2, यहाँ पर मैंने सीधे लगा दिया 1/2। फिर मैं x के लिए क्या लगाऊंगा -1, तो x प्लस 1 वाली टर्म 0 तो 1 यानी कि x प्लस 1 वाली टर्म 0, तो b यहाँ से क्या हो गया -1 और -2 यानी क्या हो गया 1/2, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1/2। क्लियर है मेरी बात? इंटीग्रल करना बहुत आसान है। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस का लॉग मॉड x प्लस का 1/2 लॉग मॉड में x प्लस 1
प्लस का 1/2 लॉग मॉड में x माइनस 1 और प्लस का c, और हम कहते हैं c की वैल्यू इसमें निकालनी होती है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 हो गई, माइनस लॉग 2 है ना प्लस 1/2, यानी कि कितना हो गया एक तरीके से log 3 प्लस 1/2, 2 माइनस 1 यानी कि log 1, और log 1 का आंसर क्या होता है 0 प्लस का c। तो c का आंसर ये वापस यहीं लग जाने वाला है। तो मैं हटा देता हूँ ऊपर से क्वेश्चन को और c का वैल्यू को यहाँ पर मैं पुट करता हूँ। y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस लॉग मॉड x प्लस का 1/2 लॉग मॉड में x प्लस 1 प्लस का यहाँ पर 1/2 लॉग मॉड में x माइनस 1 c का आंसर ये पूरा होगा, यानी कि माइनस लॉग 2 प्लस का यहाँ से 1/2 log 3। आंसर तो ये भी ठीक है, बट लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, वो एडजस्ट करना पड़ता है। बस वही क्या करते हैं, कई बार 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कमांड कर दिया उसको, आंसर ये भी गलत नहीं है ना। प्रूफ वाले केस में मजबूरी होती है, वरना आंसर तो ये कंप्लीट आ चुका है।